हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। आज फिर से हम एक नई क्लास करेंगे, एक नया टॉपिक करेंगे। इसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस है उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। वही दो क्वेश्चन, क्यों और कैसे, कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना ही क्यों है, और नंबर 2 पे जो हमारा क्वेश्चन है कि उसको करना कैसे। ठीक है, क्यों और कैसे से पहले मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होते क्या है। तो उसको हम सबसे पहले क्लियर करेंगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते क्या है। एक्यूमुलेट होने का मतलब क्या है कि वो इकट्ठे हुए। ठीक है, एक्यूमुलेट होने का मतलब क्या है कि उनको हमने इकट्ठा कर रखा। क्लियर। अब मैं आपको इनके नाम बता दूं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो होते हैं उनके क्या क्या नाम आपको मिलेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को आप बोल सकते हैं रिजर्व्स, आप इसको बोल सकते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, और या आप इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एटसेट्रा। तो जो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनके नाम क्या क्या हो गए? एक तो रिजर्व्स हो गए, उसके बाद दूसरे नंबर पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हो गए, नंबर 3 पे P&L का क्रेडिट बैलेंस। मेनली आपको यही नाम आप यहां पे आपको दिखाई देंगे क्वेश्चंस के अंदर। नंबर 2 पे आ जाते हैं हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस का मतलब सिंपल वही अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। एक्यूमुलेट का मतलब ही सिंपली सी क्या है, वहां पे जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्यूमुलेटेड हो गए। ठीक है, एक्यूमुलेट हो गए, इकट्ठे हो गए। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस का मतलब क्या हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब क्या हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, और इसका मतलब सॉरी लॉस हो गया। क्लियर। अब इसके बाद आपको इसके नाम क्या क्या मिलेंगे? एक नाम मिलेगा इसका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। नंबर 2 पे इसका नाम मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखा हुआ आएगा डेबिट बैलेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता क्या? एडवर्टीजमेंट आपने जो 11th क्लास की थी वहां पे आपने एक्सपेंसेस के टाइप जब किए थे, एक्सपेंसेस के टाइप में आपको करवाया गया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। साथ ही साथ एक छोटा सा पॉइंट और था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसको आपने पे तो कर दिया लेकिन उसका बेनिफिट हमारे को 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है। जिन एक्सपेंसेस को आपने पे कर दिया लेकिन उनका बेनिफिट आप 1 साल से ज्यादा लेने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर यहां तक? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का मतलब ही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये। अब मैं आपको समझाता हूं क्या है। एक्चुअल में जैसे सपोज आपने एक ऐड करवाई अमिताभ बच्चन से जुपिटर की, आपने स्कूटी देखी है टीवीएस की जुपिटर, जिसकी ऐड अमिताभ जी करते हैं वहां पे। अब वो ऐड उन्होंने करवा ली, वो ऐड जो करवाई उसके पैसे लगे 3 करोड़ रुपए। उस ऐड का खर्चा कितना आया? 3 करोड़ रुपए। ठीक है, अब वो जो ऐड है वो 3 साल तक चलाने वाले हैं। वो ऐड कितने साल तक चलेगी? 3 साल तक। तो आपने क्या करना है? खर्चा तो एक ही बारी में दे दिया, मतलब अमिताभ जी को 3 करोड़ एक बार में दे दिए, लेकिन उसका बेनिफिट आप कितने सालों में लेने वाले हो? 3 साल तक लेने वाले हो। 3 इयर्स में उसका बेनिफिट हम अवेल कर लेंगे, पूरा उसका बेनिफिट ले लेंगे। क्लियर यहां तक? अब एज पर मैचिंग प्रिंसिपल जो खर्चा जिस ईयर से रिलेटेड होता है उसको वही रिकॉर्ड किया जाता है। जो एक्सपेंस जिस ईयर से रिलेटेड होगा या जिस इनकम से रिलेटेड होगा उसको वही रिकॉर्ड करेंगे। तो आप जो अकाउंटिंग करते हो वो 1 साल के लिए करते हो। अकाउंटिंग क्या होती है जो हमारी करते हैं हम, जो भी इसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं वो 1 साल के लिए निकालते हैं वहां पे। तो अब क्या होगा? जो आपका 3 करोड़ का एक्सपेंस हुआ उस 3 करोड़ में से 1 साल तो आपने इस साल यूज कर लिया, तो उसको हम क्या कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे। लेकिन जो बाकी का बचा हुआ 2 करोड़ है, 3 करोड़ का टोटल आपने ऐड की, 3 करोड़ में से 1 करोड़ आप यूज कर चुके हैं, अब जो बाकी बच गया 2 करोड़
उस 2 करोड़ को आप क्या बोलोगे? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये भी अगर आप उसको एज्यूम करें तो आप बैलेंस शीट में शो करते हो इसको, और ये आपका एक तरीके का घाटा होता है, तो इसलिए इसको भी हमने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरा पी एंड एल दोनों जगह मैंने पी एंड एल लिखा है। पी एंड एल अगर क्रेडिट बैलेंस है या कुछ भी इंफॉर्मेशन ये सिंपली लिखा हुआ है पी एंड एल, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि वो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। अगर लिखा हुआ है पी एंड एल डेबिट बैलेंस, तो उसको हम क्या मानेंगे? लॉस। पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? प्रॉफिट, और पी एंड एल डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? लॉस। यहां तक क्लियर? तो आज जो हम ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं वो इन्हीं का ट्रीटमेंट सीखेंगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या है, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। नंबर 2 पे एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। प्रॉफिट्स क्या क्या है उनके नाम लिख दिए मैंने, लॉस क्या क्या है उनके नाम भी लिख दिए। अब बात आती है कि इनका ट्रीटमेंट करना क्यों है और करना कैसे है। अब इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। अगर आपको ये चीजें समझ आ गई हो तो इसके अंदर आगे चलते हैं हम। ये देखो, ये है हमारे पास रिजर्व्स। रिजर्व का मतलब आप सबको पता होगा, वहां पे रिजर्व का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो रिजर्व्स हैं वो क्या है? एक हिस्सा है किसका? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का। रिजर्व्स नॉर्मली हम लोग बनाते हैं अपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए, मतलब जो हमारी पोजीशन है उसको थोड़ा मजबूत रखने के लिए हम रिजर्व्स को क्रिएट करते हैं, ताकि कोई भी अनसर्टेनिटी आए हमारे पास, कोई भी अनसर्टेन, जैसे अभी आपको पता है जैसे कोरोना हो गया, कोरोना होने की वजह से लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन होने से अब जितने भी हमारे बिजनेस हैं उसके एक्सपेंसेस तो चल ही रहे हैं वहां पे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, रेंट है, परमानेंट स्टाफ की सैलरी है, वो कंटिन्यूअस चल रही है। तो ऐसी अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए बिजनेस क्या करता है? कुछ प्रॉफिट के पार्ट को साइड पे रख देता है। वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, वो क्या कर देते हैं? साइड पे रख देते हैं, ताकि अगर कोई अनसर्टेनिटी आएगी, कोई भी ऐसी आपदा आएगी जिसमें हमारे को इसको यूज करना पड़ेगा, तो हम इसको वहां पे यूज कर लेंगे। क्लियर? लेकिन अगर अनसर्टेनिटी नहीं आती और उनकी रेशो चेंज हो जाती है, अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी कि पीएसआर को चेंज करते हैं, उनकी ओल्ड रेशो थी 1:1, ए और बी पार्टनर थे, उनकी रेशो क्या थी? 1:1। अब उनकी जो नई रेशो है, नई रेशो जो है वो क्या है? नई रेशो है 2:1, और रिजर्व्स का अमाउंट आपको दिया हुआ है 60,000। मैं आपको बताता हूं कि ट्रीटमेंट क्यों करना चाहते हैं वो। जब रिजर्व बनाए गए तो 1 रुपया ही ए ने डाला और 1 रुपया ही बी ने डाला, मतलब रिजर्व बनाने के लिए दोनों ने कंट्रीब्यूशन सेम किया, क्योंकि उनकी रेशो क्या थी? 1:1। अब मान लो ये 60,000 का हमारे को प्रॉफिट हुआ, अगर फर्म आज बांट दे हमारे को ये 60,000 के प्रॉफिट, फर्म आज ही ए और बी को दे दे, तो कितने कितने मिलते हैं उनको? 30,000 इसको और 30,000 इसको। लेकिन इन्होंने क्या किया? वो बांटे नहीं, उनको रिटेन कर लिया, साइड पे रख दिया। इस 60,000 को उन्होंने साइड पे रख दिया कि अगर कोई फ्यूचर अनसर्टेनिटी आएगी उसको मीट कर लेंगे हम इस 60,000 से। लेकिन आज इन दोनों की रेशो चेंज हो गई। रेशो चेंज होने से क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट हमारे को इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि रेशो चेंज होने से किसी पार्टनर को फायदा होता है और किसी पार्टनर को नुकसान होता है। ऐसा हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो किसी ना किसी को फायदा होगा और किसी ना किसी को नुकसान होगा। यहाँ पे किसी पार्टनर को प्रॉफिट हो सकता है और किसी पार्टनर को लॉस हो सकता है रेशो चेंज होने की वजह से। अगर प्रॉफिट होगा तो हम उसको गेन बोलेंगे और अगर लॉस होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइस। क्लियर यहां तक बात? अब यहां से देखो, ध्यान से मेरी बात को समझे। अगर 60,000 को वो आज बांटते ए और बी तो उनकी रेशो क्या थी? 1:1, तो 30,000 ही ए को मिलता और 30,000 ही किसको मिलता? बी को। लेकिन अगर वो 60,000 नई रेशो के हिसाब से बांटे
अगर 60,000 को वो नई रेशो के हिसाब से बांटे तो उनकी रेशो है 2:1, यानी कि 40,000 हो गया ए का और 20,000 हो गया बी का। अब यहां पे ए को गेन होगा और बी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये प्रॉफिट जो मैंने कंट्रीब्यूट करे थे, जब हमने प्रॉफिट जब रिजर्व बनाए तो 30,000 ही ए ने डाले और 30,000 ही बी ने डाले, तब वो 60,000 के बन गए। लेकिन जब निकालने की बारी आ रही है, जब उन प्रॉफिट्स को निकालने की बारी आ रही है, तो ए कहता है कि मैं तो 40,000 लूंगा और आप 20,000 ले लेना, बी को बोल रहा है। तो बी ने बोला सर जब पैसे डाले गए थे गुल्लक के अंदर, रिजर्व जब बनाए गए थे, तो दोनों ने बराबर बराबर पैसे डाले थे। तो आज जब बांटने की बारी आ रही है तो क्यों ऐसा हो रहा है कि आप 40,000 ले और मैं 20,000 लूं? आप सिंपली आप खुद देखें इस चीज को। अगर आप और मैं पार्टनर है, हम दोनों पार्टनर है, हम दोनों को बोला गया कि ये गुल्लक है, इस गुल्लक के अंदर हम दोनों को पैसे डालने हैं। ये गुल्लक हमारे सामने पड़ी हुई है, इस गुल्लक के अंदर हम दोनों को पैसे डालने हैं, आपको भी और मेरे को भी। तो हमने कहा ठीक है हम पैसे डालते रहेंगे। तो आप भी 1 रुपया डाल रहे हो, मैं भी 1 रुपया डालूं, कॉन्टिन्यूअस ऐसे चल रहा है। ऐसे करते करते गुल्लक के अंदर 60,000 रुपए इकट्ठे हो गए। ऐसा प्रोसेस चलता रहा और गुल्लक के अंदर कितने पैसे इकट्ठे हो गए? 60,000 रुपए। आज मैं आपको कहता हूं कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को बदल देते हैं, मतलब इस गुल्लक में से जो पैसा निकलेगा उसका जो बांटने का तरीका है उसको बदल देते हैं। जब डाल रहे थे तब तो आधा आधा डाल रहे हैं, निकालते टाइम मतलब जब गुल्लक टूटी है और उसका पैसा जब बांट रहे हैं तो मैंने ये बोला कि अब इसके 3 हिस्से कर लेते हैं। गुल्लक तोड़ दी, यानी कि रिजर्व जो है वो तोड़ दिए, और अब हम कह रहे हैं कि इसको बांटते हैं। और बांटते टाइम ए बी को कह रहा है कि हम इसके 3 हिस्से करेंगे। कितने हिस्से करेंगे? 3 पार्ट करेंगे। तो 60,000 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दें, 60,000 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 60,000 को 3 से डिवाइड करने पे एक पार्ट कितने का आएगा? 20,000 रुपए का। अब ए को तो 2 हिस्से मिलने हैं, तो ए को तो कितना मिल जाएगा? 40,000 और बी को मिल जाएगा 20,000। अब यही हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। जब आपने और मैंने पैसे इसके अंदर डाले तब तो हम बराबर पैसे डाल रहे थे, लेकिन जब बात आती है निकालने की तो आप ये कहते हो कि सर आप 2 हिस्से निकालो, मैं 1 हिस्सा लूंगा। मतलब कि मैं 40,000 ले लूं उसमें से और आपको 20,000 दूं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सही हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि ये काम सही हो रहा है? क्या मैं आपके साथ सही बिहेव कर रहा हूं या नहीं कर रहा? क्यों? क्या ये जस्टिस मिल रहा है हमें? जब पैसे डाले तब तो 30,000 रुपए डाले, निकालने की बारी आई तो कह रहे हो कि 40,000 मैं लूंगा। जब निकालने की बारी आई तो मैं कहता हूं 40,000 मैं लूंगा और 20,000 आपको मिलेंगे। तो क्या ये काम सही है या नहीं है? ये काम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब पैसे डाले बराबर है तो निकालते टाइम भी बराबर बटन चाहिए थे। जब हमने रिजर्व को क्रिएट किया तो इक्वल रेशो के अंदर किया, तो जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उन रिजर्व्स को या उन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को, तो उस टाइम पे भी क्या होगा? उनको इक्वली ही बांटना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात? अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको दिखाता हूं कि देखो अगर ऐसा होता है, अगर इस तरीके से वहां पे हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो क्या होगा? वहां पे सेम कल वाली बात है, ए को मिलने कितने चाहिए थे? 30,000, लेकिन उसको मिल कितने रहे? 40,000। तो ए को क्या हो रहा है? 10,000 रुपए का गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है। बी को मिलने चाहिए थे 30,000, लेकिन मिलेंगे कितने? 20,000। तो इसको 10,000 का क्या हो रहा है? सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। इसको 10,000 का क्या करना पड़ रहा है? सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो इसी रीजन की वजह से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि हम जस्टिस कर सके, इंसाफ दे सके उनको, उनका जो भी हिस्सा बनता है उनको जेन्युइन वही हिस्सा हम दें। ठीक है? तो अब इसको जो इसका ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट के 2 तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। ये आपके जो रिजर्व्स हैं, या जो भी आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, मैंने आपको नाम बता दिया इनके क्या क्या होते हैं। जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस है
इसके दो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके दो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला हो सकता है वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। कौन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं? पार्टनर्स। पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि वो बांटना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? जो भी आपके रिजर्व पड़े हुए हैं या जो भी आपके लॉसेस पड़े हुए हैं वो उसको बांटना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि डू नॉट। कौन डू नॉट? पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। पार्टनर जो है उसको बांटना नहीं चाहते। यहां पे वो उसको बांटना चाहते हैं और यहां पे वो उसको बांटना नहीं चाहते। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? उसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको क्या कर रहे हैं? पार्टनर बांटना चाहते हैं। आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स। अगर रिजर्व्स नहीं हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स या फिर लॉसेस इन देयर ओल्ड रेशियो। उनकी ओल्ड रेशियो के हिसाब से आप क्या करते हैं? उसको बांट दें। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि ये टॉपिक करने का रीजन ही क्या है वहां पे कि हम जस्टिस करना चाहते हैं, उनको इंसाफ देना चाहते हैं। जेन्युइन उनके जो पार्ट्स बनते हैं वही हम उनको देना चाहते हैं। जो भी उनका रियलिटी में पार्ट बनता है, जो उनका हिस्सा बनता है, वही हम उनको देना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? क्योंकि रियलिटी क्या है? गुल्लक के अंदर पैसे डाले कैसे गए थे? बराबर बराबर। उनकी ओल्ड रेशियो इक्वल थी तो पैसे डाले कैसे गए? बराबर डाले गए। तो जब निकाले जाएंगे तो भी कैसे निकलेंगे? बराबर निकलेंगे। क्लियर याद है? तो आप क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व लॉसेस इन देयर ओल्ड रेशियो, सबसे पहले आप उनको बांट देंगे। स्टेप नंबर 2 आप क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री किस लिए करेंगे? जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स और लॉसेस। जो भी आपके रिजर्व हैं या जो भी आपके लॉसेस हैं उनको बांटने के लिए आप क्या कर देंगे? जर्नल एंट्री कर देंगे। आइए हम इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं फिर से। अभी यहां पे क्वेश्चन के अंदर रिजर्व्स कितने थे? रिजर्व्स थे हमारे पास एग्जांपल के अंदर 60,000 रुपए। पार्टनर कौन थे? ए और बी, और उनकी रेशो क्या थी? 1:1। 60,000 रुपए के आपके पास क्या पड़े हुए थे? रिजर्व पड़े हुए थे। ठीक है, तो 60,000 के रिजर्व है, उनकी ओल्ड रेशो जो है वो क्या है? 1:1। यानी कि जो भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं या जो भी रिजर्व्स हैं उसके कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट होंगे। 1:1 का मतलब कितने पार्ट है? 2 पार्ट होंगे, जिसमें से एक पार्ट यानी कि 30,000 ए का है और एक पार्ट यानी कि 30,000 किसका है? बी का है। तो स्टेप 1 कंप्लीट, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। स्टेप नंबर 2 आपने जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री किस लिए करनी है? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आप मेरी बात को ध्यान से समझे कि अगर वो बांटना चाहते हैं तो आप कौन सी रेशो में बांटेंगे? हमेशा ओल्ड रेशो में। क्लियर? अब स्टेप नंबर ये आपका 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 रिजर्व्स हैं तो आप यहां पे लिखेंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। और अगर P&L के नाम से लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे जो भी रिजर्व्स का अमाउंट है, रिजर्व का अमाउंट कितना था? 60,000। अब मैं एग्जांपल या पहले लिख लेंगे यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर आप क्या कर देंगे? बांट देंगे। ये आपको जर्नल एंट्री पोस्ट करनी है रिजर्व्स को बांटने के लिए।
अब इसका एग्जांपल जो हमने लिया हुआ है उसके हिसाब से इसकी एंट्री क्या बनेगी वो मैं आपको बताता हूं। नोट कर लो फटाफट इसको, नोट कर ले फटाफट इसको। अब देखो एग्जांपल, जो एग्जांपल था उसके हिसाब से इसकी एंट्री बनती क्या है। इसकी एंट्री क्या बनेगी वहां पे। आपको कल एक रूल सिखाया गया था, कल मतलब कि जो आपकी लास्ट वीडियो थी लेक्चर 5 के नाम से है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, लेक्चर 5 के नाम से आपकी लास्ट वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उसको देखें ताकि इसको हम अच्छे से समझ पाए। तो कल आपको सिखाया गया था जर्नल एंट्री करनी कैसे। जर्नल एंट्री करने के लिए आपको एक रूल सिखाया गया था कि जब भी पार्टनर को कुछ देना है तो उसको क्रेडिट कर दे, और जब भी पार्टनर से कुछ लेना है तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ऐसा कैपिटल अकाउंट के हिसाब से रूल बनता है, क्योंकि 11th क्लास में हमारे को सिखाया गया था एज पर ट्रेडिशनल रूल ऑफ जर्नल कि कैपिटल जब भी बढ़ेगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और जब भी कैपिटल कम होगी तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सिंपल सी बात है। फर्म अगर पार्टनर को कोई पैसे देगी, क्योंकि रिजर्व अगर बांटेगी तो वो उनको दिया जाएगा, तो जब उनको फर्म वो पैसे देगी तो एक्चुअल में वो कैश नहीं देती, सिंपली उनके क्या करती है, कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देती है, उनको बढ़ा देती है उनके कैपिटल अकाउंट को। क्लियर। अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 जो आपका एग्जांपल चल रहा है उसी के हिसाब से आप एंट्री करेंगे। आप एंट्री लिखेंगे रिजर्व्स, क्वेश्चन के अंदर गिवन है रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इस हिसाब से आप क्या कर देंगे, जर्नल एंट्री। रिजर्व कितने लिखे थे, 60,000, ओल्ड रेशो उनकी 1:1, तो ए और बी को दोनों को 30-30 हजार रुपए आप दे देंगे। नरेशन आपको जो लिखवाई है वही आप लिख देंगे। रिजर्व पार्टनर्स को देने हैं तो इसलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। रिजर्व का ऑलरेडी बैलेंस जो था वो रिजर्व का बैलेंस था क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए आप क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। क्लियर यहां तक। अब बात करते हैं सर अगर लॉस हो जाए तो। लॉस होगा तो सिर्फ एंट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, फर्स्ट केस में आपका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो पार्टनर को देना था, इसलिए हमने उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। लेकिन अगर वहां पे लॉस हो जाता है, कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो वो पार्टनर को देना है या उनसे वो पैसे लेने हैं। प्रॉफिट हुआ तो हम उनको पैसे दे रहे, अगर लॉस होगा तो हम उनसे पैसे लेंगे। तो अगर पार्टनर को कुछ भी देंगे तो उसको हम क्या कर देंगे, पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, और जब भी हम उनसे कोई पैसा लेंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब प्रॉफिट था, हमने उनको दिया था, इसलिए हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को जर्नल एंट्री के अंदर क्रेडिट किया। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर उनको डेबिट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, अगर लॉसेस है तो यहां पे इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉसेस आप क्या एंट्री करोगे, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। आप एंट्री करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अगर P&L है तो P&L, और अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। यहां पे आप क्या करोगे, नरेशन लिखोगे डिस्ट्रीब्यूट लॉसेस इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो के अंदर आप इसको बांट देंगे। क्लियर है यहां तक। इसके बाद मान लो ये जो रिजर्व दिए हुए हैं, इस रिजर्व का मैं नाम चेंज करके रिजर्व का नाम रख देता हूं लॉस। रिजर्व का नाम क्या रख देता हूं, लॉस। लॉस का मतलब P&L ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ आ जाए P&L डेबिट बैलेंस, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। जब प्रॉफिट बांटते टाइम वो कह रहा है कि बराबर हिस्सा लूंगा, तो जब लॉस भी जो है ऑलरेडी जो अगर हो चुके हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो लॉस पड़े हुए हैं, वो लॉसेस को भी हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर। तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये मान लो ये P&L डेबिट बैलेंस है, दोनों को 30-30 हजार मिलेगा। एंट्री क्या बनेगी इसकी, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी यहां पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो 60,000 रुपए का घाटा है तो 60,000 क्रेडिट कर दें, 30,000 30,000। इस तरीके से आप, प्रॉफिट है तो उसको इस तरीके से बांट सकते हैं, लॉस है तो इस तरीके से, दोनों आपको समझा दिए गए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। इसको पहले समझते हैं, उसके बाद इसके स्टेप्स लिखेंगे। हम ए और बी यानी कि आप और मैं, चलो मान लो वहां पे आप और मैं पार्टनर थे और हमने रिजर्व क्रिएट करे 60,000 रुपए के। आप और मैं पार्टनर हैं और हम दोनों ने कितने के रिजर्व क्रिएट कर दिए? 60,000 रुपए के, यानी कि हमने 60,000 रुपए सेव कर लिए। अब हुआ क्या, ये 60,000 सेव क्यों किए, रिजर्व आपने बनाए क्यों? ताकि हम फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को मीट कर पाए। जो भी आने वाला टाइम है उसके अंदर कोई ऐसी अनहोनी ना हो जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पे कोई दिक्कत आए, तो उस दिक्कत से मिलने के लिए, उस दिक्कत से जो भी लॉस हो रहा है उसको बियर करने के लिए हमने रिजर्व बनाए, हमने सेविंग्स करी। घर पे भी ऐसा होता है ना कि अगर हमारे पास कभी ज्यादा इनकम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, घर के जो बड़े मेंबर्स हैं उनको सेव कर लेते हैं। सेव इसलिए करते हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत होगी तो हम इन पैसों को यूज कर लेंगे। तो रिजर्व्स का मतलब भी सिंपली यही है कि जो भी हमारी अनसर्टेनिटीज हैं, जो भी आने वाली परिस्थितियां हैं, अगर वो हमारे फेवरेबल नहीं है तो उसमें हम इनको यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो यूज कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, हम दोनों ने ये डिस्कशन कर लिया कि हम रेशो बदलेंगे, मतलब जो हमारा प्रॉफिट बांटने का तरीका था उसको हम बदल देंगे। तो अब हम रिजर्व को बांटने के लिए तैयार बैठे हुए, जबकि रिजर्व बनाए किस लिए थे, ताकि कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाए तो उसको मीट करने के लिए। तो अगर हम आज रिजर्व्स को बांट देते हैं, आज गुल्लक को तोड़ देते हैं, तो क्या जो अनसर्टेनिटी एकदम से आएगी हम उसको मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपने सेविंग्स की थी वो तो आपने उठाई थी, वापस कर दी, बांट दी पार्टनर्स के बीच में। तो अब एक समझदार आदमी आया, उसने हम दोनों को समझाया, आपको भी और मेरे को भी। उसने बोला पंकज, मैंने कहा हाँ जी सर। कहता आपने रिजर्व बनाए थे अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए, अभी तक वो अनसर्टेनिटी नहीं आई है। तो अगर आज आप इन रिजर्व्स को बांट दोगे तो आप उन अनसर्टेनिटीज को मीट नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा सर अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो मेरा ये दूसरा पार्टनर है यानी कि जो आप हो, आपको घाटा हो जाएगा। घाटा क्यों हो जाएगा कि मैंने रेशो चेंज करी है 2:1, यानी कि प्रॉफिट के 2 हिस्से मैं लेने वाला हूं और 1 हिस्सा आपको मिलने वाला। तो मैंने उनको समझाया कि सर ऐसा करने पे इनको घाटा हो सकता है। तो उन्होंने मेरे को बोला पंकज मैं इसका एक सॉल्यूशन बताता हूं। मैंने कहा हाँ जी सर बताओ। तो उन्होंने कहा कि पंकज आप ऐसा देखो कि असल में घाटा मुनाफा हो कितने का, मतलब असल में जो किसी को फायदा या किसी को नुकसान हो कितने का है वो बताओ मेरे को। मैंने कहा सर अभी बता देता हूं। मैंने कहा अभी बताता हूं सर, मैं आपको 1 मिनट रुको बस। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं रुका हूं, आप बताओ। तो मैंने कहा सर अगर 60,000 रुपए को हम अपनी ओल्ड रेशो के हिसाब से बांट दें तो ए को और बी को यानी कि इक्वली मिलेगा 1:1 में, यानी कि ए को भी मिलेंगे 30,000 और बी को भी मिलेंगे 30,000। और अगर इस 60,000 को हम नई रेशो के हिसाब से बांटें तो ए और बी में जो ये बटेगा ये कौन सी रेशो में बटेगा? 2:1 में, यानी कि इसके 3 हिस्से हो जाएंगे और ए को मिलेगा 40,000 और बी को मिलेगा 20,000। तो मैंने जो मेरे को समझाने आए थे मैंने उनको ये सब करके बताया कि सर अगर हम आज बांटे तो हमें मिलते हैं 30,000 रुपए, और अगर आप कहते हो कि अभी ना बांटें, फ्यूचर में जाके बांटेंगे, नई रेशो के हिसाब से बांटेंगे, तो इस 60,000 में से 40,000 तो मुझे मिलेंगे और 20,000 किसको मिलेंगे? बी को। तो उन्होंने कहा सर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि घाटा मुनाफा कितने का हो रहा है, सिर्फ वो बताएं। तो मैंने कहा सर मेरे को 10,000 रुपए का फायदा हो जाएगा अगर नई रेशो के हिसाब से बांटेंगे तो। क्यों? क्योंकि मेरे को पुरानी के हिसाब से मिलते हैं 30 और नई रेशो के हिसाब से मेरे हिस्से में आएंगे 40,000 रुपए।
और बी के पुरानी रेशो के हिसाब से बनते हैं 30,000 और नई रेशो के हिसाब से बनते हैं 20,000। तो मेरे को तो सर 10,000 रुपए का फायदा हो रहा है और जो आपको 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहा सर जब फायदा नुकसान 10,000 रुपए का हो रहा है तो पूरे 60,000 बांटने का मतलब ही क्या बनता है। मैंने कहा सर वो क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि पंकज ऐसा करो, आप 10,000 रुपए अपनी जेब से आज ही अपने पार्टनर यानी कि आपको दे दो। जितना आपको घाटा होने वाला है उतना पैसा आज ही मैं आपको दे दूं। तो मैंने कहा सर इससे क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि इस 60,000 के अंदर आपके कितने हैं 30,000। अगर आप इसको नई रेशो में बांटोगे तो आपको कितने मिलेंगे 40,000। तो आप ऐसा करो ना, आप बी को जाके 10,000 रुपए दे आओ, बी को 10,000 रुपए दे आओ। उन्होंने कहा हाँ बी को 10,000 जाके दे आओ। मैंने कहा ठीक है सर 20,000 में बी को जाके 10,000 दे आता। तो इससे होगा क्या। उन्होंने कहा बी के हिस्से में 30,000 रुपए आते थे जिसमें से 10,000 तो आप आज ही उसको दे आओगे। बी के हिस्से में नई पुरानी रेशो के हिसाब से कितने आते थे 30,000 रुपए। तो 10,000 तो मैं उसको आज ही दे आया, तो बाकी कितना रह गया उसको 20,000। वो जब भी हम गुल्लक तोड़ेंगे उसके हिस्से में आ ही जाएगा। तो उसके 30,000 पूरे हुए या नहीं हुए। 10,000 मैंने बी को आज ही दे दिए और 20,000 जब गुल्लक तोड़ेंगे यानी कि जब भी रिजर्व बांटेंगे तब उसको मिल जाएंगे। तो उसके तो 30,000 पूरे हो गए। मेरे हिस्से में 30,000 आते थे, 10,000 मैंने अपनी जेब से बी को दिए, तो अब मेरे इस गुल्लक के अंदर कितना हिस्सा हो गया 40,000 रुपए। तो उन्होंने कहा इस तरीके से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है सर, मेरे को समझ आ गया कि हम जो सिर्फ घाटा मुनाफा है उसको सेटल कर लेंगे आपस में, मतलब जितना भी गेन या सैक्रिफाइस हो रहा है सिर्फ उसी को सेटल करेंगे, पूरे को बांटेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा चलो अब आप सीख गए हो तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बता दो बच्चों को। मैंने कहा ठीक है सर। तो इसके अंदर अगर वो बांटना नहीं चाहते, तो आपको क्या करना है स्टेप्स बनाने। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे गेन या फिर सैक्रिफाइस्ड शेयर का। नंबर 1 पे काम। स्टेप नंबर 2, शेयर निकल गया, अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेबल अमाउंट। ये शेयर निकला है, इसी शेयर के बेसिस पे अमाउंट निकलेगी। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने यहां पे भी एडजस्टेबल शेयर लिख दिया था, तो प्लीज उसको सही कर लेना। लेक्चर नंबर 5 के नाम से जो आपकी वीडियो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वहां पे गलती से मैंने यहां पे एडजस्टेबल शेयर लिख दिया था। वो भी गलत नहीं है वैसे, बट आप उसको ट्राई करें कि एडजस्टेबल अमाउंट लिखें। स्टेप नंबर 3 में आप क्या लिखेंगे एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। ये 3 स्टेप हैं जिससे आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको सारे स्टेप्स फॉलो करके दिखाता हूं कि इसको ट्रीटमेंट को करना कैसे है। इस ट्रीटमेंट को करना कैसे देखो। सबसे पहला काम क्या है कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस शेयर। तो मैं गेन और सैक्रिफाइस शेयर निकाल लूंगा। लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि फॉर्मूला हमेशा किसका लगाना है सैक्रिफाइस शेयर का। तो मैं यहां पे लिखूंगा सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पुराने शेयर में से नए शेयर को घटा दें। नाम लिखें पार्टनर्स के ए और बी। ए का पुराना शेयर क्या था 1/2, बी का भी पुराना शेयर क्या था 1/2। वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं हम यहाँ पे कि ए और बी पार्टनर है, उनकी 1:1 कौन सी रेशो है ओल्ड रेशो है, 2:1 उनकी कौन सी रेशो है न्यू रेशो। और यहाँ पे रिजर्व्स कितने के पड़े हुए हैं 60,000 रुपए के पड़े हुए। इसी के लिए हम काम कर रहे हैं सर। तो माइनस कर देंगे न्यू शेयर 2/3 और 1/3। ये लास्ट वीडियो की तरह सेम ही है 6
एलसीएम आ गया 3 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 4 माइनस 1/6 गेन। आपको सिखाया गया था अगर आंसर माइनस में आएगा तो क्या करना है, उसको गेन लिखना है, और अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो उसको, ये मैं इसको यहां साफ साफ कर देता हूं, ये दिख नहीं रहा आपको शायद, इसको हम साफ साफ कर देते हैं। स्टेप नंबर 1, यहां से मैं करना स्टार्ट कर देता हूं इसको। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेन या फिर सैक्रिफाइस शेयर। इसके लिए फॉर्मूला आपने लगाना है सैक्रिफाइस शेयर का, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। नाम लिख दिया आपने ए का और बी का। ए का पुराना शेयर था 1/2, बी का भी पुराना शेयर था 1/2, नया शेयर है 2/3 और 1/3 रेशो के हिसाब से। लास्ट क्लास देखिए तो सब समझ आएगा आपको। एलसीएम लिया 6, 3 माइनस 4 माइनस 1/6, 6 3 माइनस 2 1/6। इसने गेन किया ए ने और बी ने सैक्रिफाइस किया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में आपको अमाउंट निकालना है कि अमाउंट एडजस्ट करना कितना है। अब हम निकालेंगे अमाउंट कि कितना अमाउंट जो है वो एडजस्ट करना है। तो रिजर्व्स आपके पास कितने के थे, 60,000 रुपए के थे। रिजर्व कितने के थे, 60,000 के। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेबल अमाउंट कि अमाउंट एडजस्ट कितना करना है। तो टोटल रिजर्व्स थे यहां पे आप लिखोगे रिजर्व मल्टीप्लाई गेन या फिर सैक्रिफाइस शेयर। ए का कितना था, रिजर्व कितने थे 60,000, ए ने गेन किया 1/6, तो ये 10,000 उसका गेन आ गया। ये अमाउंट हो गया जो उसने गेन किया। पहले मैंने यहाँ पे शेयर निकाला 1/6 गेन किया। अब उस शेयर के हिसाब से अमाउंट कितना बनता है वो निकाला। अमाउंट लिखने के बाद अमाउंट लिखेंगे बी का भी 60,000 इंटू में 1/6, तो ये हो जाएगा 10,000। इसको 10,000 के अमाउंट का सैक्रिफाइस हो। नंबर 3 पे आपको करनी है जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। सेम वही लास्ट क्लास वाली एडजस्टमेंट एंट्री। जो भी गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो गेन कौन कर रहा है, यहाँ पे ए कर रहा है, तो यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 10,000। इस हिसाब से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। मैंने आपको ये पूछा था स्टार्टिंग में कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना क्यों है, उसका मैंने आपको बताया कि क्यों करना चाहते हैं हम उसको। नंबर 2 पे आया था कि करना कैसे है। उस करना कैसे है कि 2 आपको ऑप्शन बताए गए थे, उस तरीके से आपने ट्रीटमेंट करना। आई होप आपको जो भी समझाया गया वो सब समझ आया होगा। और कॉन्टिन्यूअस हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो सके हम उसको इंप्रूव करने का ट्राई करते हैं। वीडियो बड़ी बेशक हो जाती है, बट जब तक आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं होता तब तक हम उसको ट्राई करते हैं कि एक्सप्लेन करते ही रहे। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी दिक्कत लगती है, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर आपको प्रॉब्लम आ क्या रही है, कि टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा। अगर आपको टॉपिक के साथ कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज जो भी रिलेटेड वीडियोस होती हैं पहले उनको देखें ताकि टॉपिक समझ पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने पुराना जो इससे पहले इससे रिलेटेड टॉपिक है वो देखा नहीं है, और फिर उसके बाद जब हम इस टॉपिक के ऊपर आते हैं तो हमारे को ऐसे लगता है कि सर हमें कुछ समझ नहीं आया।
तो इस क्लास को समझने के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी है कि इसकी जो भी वीडियोस हैं, ये लेक्चर नंबर 6 अब आपका है, तो आपको पिछले जो लेक्चर हैं 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के नाम से जो ये चैप्टर है आपका, इसके 4 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसकी चारों वीडियोस पहले आप वो देखें, उसके बाद इसको देखें। मैं कहता हूं आपको 101% समझ आएगा ही है। ओके, थैंक यू बेटा।